ये वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का परीक्षा में आता है और बराबर आता है, इसमें दो राय नहीं है। क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है एक कलन विधि होता है और कलन विधि में सारे स्टेप्स को लिखने होते हैं। अगर स्टेप्स नहीं लिखते हैं तो नंबर कटेंगे। क्या करोगे? देखिए, इसका अगर हल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर स्टेप्स को लिखना है। चरण 1 अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो इसको लिखोगे स्टेप 1 लिखोगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम नहीं है आप लोग का तो हिंदी में ही लिखना है चरण 1। अब इस चरण में होता क्या है, हमें क्या करना है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकलना है। तो इसमें दो चीज हैं, एक 135 लिखा हुआ है, दूसरा 225 लिखा हुआ है। इसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, है कि नहीं? तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ये तो पता होगा। 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225 बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो 135 होगा। अब इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा? 0। ये कितना? 9। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो यहाँ भाग दे रहे हैं ये भागा आप साइड में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम साइड में ना करके यहीं कर रहे हैं क्योंकि मेहनत उधर क्या करना है, सामने ही करेंगे तो टीचर को दिखेगा। मेन चीज क्या होता है कि विभाजन जो प्रमेयिका है हमारी, विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष होता है। और इस बात को आपको खूब बढ़िया से दिखाना है। अगर हाई बात आप रफ में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को आपको ज्यादा गंभीरता से दिखाना है। समझ में आ रही बात ना? उसके बाद अब आता है स्टेप 2 यानी कि चरण 2। चरण 2 में क्या होता है कि जब हम भाग दिए थे तो यहाँ कुछ शेषफल आया था, ये पूरी तरह से कटा नहीं था, इसका शेषफल 0 नहीं हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो 135 है और ये 90 है, इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इस भागफल पे हम बात नहीं करेंगे, भागफल पे ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि भाई 90 से बड़ा है कौन? 135। तो अब 90 में छोटका में बड़का से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 90, घटा लेंगे, थोड़ा सा घटाएंगे तो कितना होगा? 45 होगा। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। यहाँ भी हम विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना? ये वाला हिंदी वाला पार्ट नहीं भी लिखिएगा तो काम चल सकता है, लेकिन हाई वाला पार्ट लिखना है। 135 बराबर 90 गुणा 1 जोड़ 45। इतना बात समझ में आ रही है? यानी कि हाई लाइन स्पेशल है, इस बात को तो आपको दिखाना ही है परीक्षा में। भागा आप साइड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम सलाह देंगे कि ऐसे ही करिएगा। अगर दिक्कत लग रहा होगा तो साइड में रफ कर सकते हैं। रफ भी करिएगा परीक्षा में तो आपको बगल में ही करना है, दूर नहीं जाना है, ठीक ना? अब चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो 45 है शेषफल, अभी भी 0 नहीं हुआ है। जब तक 0 नहीं आएगा ना तब तक छोड़ना नहीं है। यहाँ भी हम चलेंगे किस स्टेप में? चरण 3 में चलेंगे। यहाँ भी देखेंगे तो पता चलेगा कि 45 और 90 में 45 छोटा है और उससे बड़ा 90 है कि नहीं? तो छोटका में बड़का से आप भाग दे दीजिए। कब तक भाग दे दीजिए? जब तक 0 नहीं होता है तब तक भाग देते जाइए। 45 गुना घटाएंगे तो शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो समझ लीजिए कि यहीं पर एचसीएफ प्राप्त हो गया है। एचसीएफ को लिखना है, कैसे लिखना है देखिए, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है भाई? 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब इसमें क्या करोगे,
इसमें देखो HCF कौन होता है पता है? यहाँ जो नंबर दिख रहा है, यहाँ जो नंबर दिख रहा है वही HCF होता है। समझ रहे हो बात? तो लास्ट में आपको लिख देना है, जब शेषफल 0 हो जाए तो उसको ऐसे लिख देना है कि अब यहाँ HCF जो हमारा आया है वो 45 आया है। आप किसी भी विधि से बनाइएगा तो HCF 45 ही आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर बोर्ड में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा बनाइए तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि HCF ऑफ 3 6 बराबर 3 हो, मतलब यदि 3 और 6 का HCF 3 हो तो एलसीएम ऑफ 3 6 का मान ज्ञात करिए। ठीक ना? ऐसे दिया रहेगा तो बच्चों जैसा नहीं बनाना है। बच्चों जैसा एलसीएम 3 6 का निकाल कर रख दोगे, एको नंबर नहीं मिलेगा, खत्म। क्या करोगे? फार्मूला यूज करोगे। फार्मूला क्या है कि दो अगर धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो उसका ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। फार्मूला पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, आपको समझते चलना है। ये होता है, इसका मतलब क्या होता है समझिए। इसका मतलब होता है कि A और B का HCF गुणा A और B का एलसीएम A और B के गुणनफल के बराबर होता है। परीक्षा पे 1 नंबर में भी पूछता है, दे देता है कि इतना बराबर डॉट डॉट डॉट, आपके पास ऑप्शन रहेगा A प्लस B, A माइनस B, A गुणा B, इनमें से कोई नहीं, आपको ये मारना है फटक से। 1 नंबर काम हो गया, कोई दिक्कत? तो देखिए अब यहाँ क्या करिएगा, हम थोड़ा सा नंबर यहाँ छोटा कर दिए हैं, हालांकि बोर्ड में थोड़ा सा नंबर और हैवी रहेगा। केवल समझाना है, सिखाना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किताब में क्वेश्चन है। देखिए HCF AB के जगह पे क्या करेंगे? 3 6 लिख देंगे। यहाँ AB की जगह पे क्या करेंगे? 3 6 लिख देंगे। और यहाँ क्या करेंगे? 3 गुणा 6। किसी को कोई दिक्कत इस लाइन में? चलिए तो अब क्या करोगे, ये दिया है, कोई एगो जरूर दिया रहेगा। मान लो यहाँ ये दिया है तो हाउ पूछ रहा है ना, किसी क्वेश्चन में क्या करेगा कि हाउ दे देगा, कहेगा कि हाई बताओ। तो आपको क्या करना है कि अगर हाई दिया है तो इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है, और हटा के यहाँ 3 बैठा देना है। ठीक है ना? क्या करोगे, यहाँ 3 बैठा दोगे, यहाँ एलसीएम ऑफ 3 6 कर दोगे। एलसीएम ऑफ 3 6 बराबर ये 3 गुणा 6 लिखोगे। इसको गुणा मत करो, हम सलाह देंगे कि अगर बड़ा बड़ा नंबर आए तो गुणा मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि इधर अगर कोई बड़ा अंक रहेगा तो हो सकता है कि उधर जाके कट जाए। अभी तो बेचारा ये बिल्कुल छोटा छोटा अंक दिए हैं कंसेप्ट समझाने के लिए। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ 3 6 बराबर 6 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 6 का HCF 3 होता है तो एलसीएम भी 6 होगा। अन्य विधियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे परीक्षा में पूछेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ये 2 नंबर का आएगा। ध्यान रखना है, अंक बदल के आ सकता है। ठीक है? देखिए होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन बनता है विरोधाभास मेथड से बनता है। ठीक ना? यानी कि जो भी सिद्ध करना रहेगा इसके विपरीत मान के हम लोग चलते हैं। बात समझ में आ रही है? विपरीत मान के चलते हैं, और विपरीत मान के चलते हैं, और फिर हम उसको दिखाएंगे कि ये जो मान्यता मेरी है वो ठीक ठाक नहीं है, हम उल्टा मान लिए थे, सही होना ये चाहिए। ठीक ना? ऐसे चला जाता है। तो जैसे मान लो इसमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका एकदम विपरीत मान लेना है। कौन दिक्कत? बात बुझा कि ना? विरोधाभास में बुझल है? विरोधाभास के मतलब कि एकदम ओकरा विरोध में तहरा माने के बाद। बात बुझाइल? अगर मान लो कि केहू के पागल सिद्ध करे के बा, कि पागल बा, तो पागल बा तो ओकरा के सिद्ध करे के पागल है, तो ओकरा कैसे सिद्ध करोगा? मान लिया कि चालाक, खूब तेज है, ब्रिलियंट है, उसको पहले मान लेना है। उसको पागल, अगर कोई पहले से पागल है
उसको पागल सीधे करना है तो आपको उल्टा मान के चलना पड़ेगा। मान लिया कि ये आदमी बहुत चालाक है, होशियार है, समझदार है, ठीक। मुलाकात कराया गया एक नए आदमी से, वो क्या करता है कि उसको प्रणाम कर देता है। मान ला कि कोनो अनजान व्यक्ति बा, ओकरा के प्रणाम कर दिलस, गोड़ लगलस। अब वो जौन चन्हकवा बा वो ओकरा क्या करता, ओकरा मुँह पर थूक देता आ 2-4 गो गाली दे देता है। पहले मन ले बड़ा कि खूब चन्हा कह थूक के गाड़ी और देकर ठीक कर दिलस। तब तो पता चल गल कि ना ना, पहले हम जौन मानले रही ना कि चन्हाक भाई घोड़ा चन्हाक नहीं थे, ये एकदम बैल बा पागल सरका है भाई। अब ये सिद्ध हो जाए कि ना एकदम खत्म आदमी बा। तो ई जौन क्वेश्चन होला ना, यही मेथड से बनेला। भाई जौन क्वेश्चन बनी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उल्टा मान के चलेंगे। अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय, उल्टा मान के चलना पड़ेगा और लास्ट में दिखाया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड, ये तो गलती हो गया, ये हमारी जो मान्यता है ठीक ठाक नहीं है, पहले वाली मान्यता ही सही है। तो क्या करेंगे, इसको अपरिमेय न मान के परिमेय मानेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लिया कि, लिखोगा इसे, मान लिया कि 7√5, क्या लिखोगे, 7√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। समझ रहे हो, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में ही होती हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है भाई, एक पूर्णांक है, तथा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं है। इतना लिखना पड़ेगा। मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। ध्यान ये रखना है कि P और Q जो होता है पूर्णांक संख्या होती है, इस बात को ख्याल रखना है। और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि परिमेय संख्या माने हो तो ये बात होना चाहिए। नीतीश बाबुआ सुना, समझे के प्रयास कर रहे, एक खाली के तो लिख लो। चल बारीकी समझिए ना, लास्ट बार बता रहे हैं, फिर बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है। 1 महीना में हम सोच रहे हैं कि किताब जो है ना फिर से रिपीट मार दे, एक राउंड फिर घूम जाए, फिर 15 दिन बचेगा तो उसमें फिर नया नया क्वेश्चन घुमा देंगे, ठीक ना। ना होला कि चलो खाली पुलाव चल गई चला दो, वहीं में देखा ले तो ले ली, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बोर्ड में आवेला। चल तो ऐसे लिखना है। अब अगला लाइन में क्या करना है कि चलो भाई, इसको जब आप माने हो कि ये परिमेय संख्या है, तो अगर कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए ना। हम पंडित जी हैं तो पंडित जी के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब जात जात के तो बराबर होना चाहिए ना। लेकिन बराबर ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ जाति को बराबर करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 7√5 को कहेंगे कि भाई तुमको हम परिमेय संख्या माने हैं, ये हमारा P/Q परिमेय संख्या है, तो तुम इसके बराबर हो जाओगे, है ना, इसमें दो राय नहीं है। ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय है, केवल जात जात के हम यहाँ बराबर करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ क्या करेंगे ना कि √5 को ऐसे ही रखेंगे और इसको उठा के उधर ले जाएंगे। ये गुणा में है तो इधर के भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो 7Q, कोई दिक्कत। अच्छा है, यहीं पर लिख दो, क्या दिक्कत है, यहीं पर ऐसे लिख दो, ज्यादा टाइम और स्पेस बर्बाद नहीं करना। देखिए यहां से 7 जो गुणा में है ये उठ के इधर आएगा तो क्या होगा, 7Q हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहां से कुछ स्टेटमेंट लिखनी है,
और क्यों लिखनी है बात को समझिएगा। इसको 1 नंबर मान लीजिए। देखिए p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है। तो देखिए ये बेचारा पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक को पूर्णांक के साथ गुणा कराओगे ना तो पूर्णांक ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी बेचारा पूर्णांक बन गया, ये भी पूर्णांक बन गया, तो ये बन गया इधर परिमेय संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन बुक में जो प्रमेय है उस प्रमेय के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम पढ़ोगे प्रमेय 1.2 क्या है, तो उस थ्योरम में बताया गया है कि √5, √2 और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहीं पर कहानी होगा, है ना। देखिए यहाँ लिखोगे थोड़ा सा कि चूंकि P, Q और 7 क्या है, एक पूर्णांक है। यहां इसे हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको, पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या है। ये क्यों है हम बात को समझाए हैं कि Q एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 7 में Q से गुणा करोगे वह भी पूर्णांक होगा। तो इसको एक लाइन ऐसे लिख दोगे, उसके बाद धड़ाम से लिखो कि हाई हो गया हमारा परिमेय संख्या। और प्रमेय हमारा कहता है कि √5, √2, √3 अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखोगे अतः एक क्या हो गया, हाई क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बराबर हाई क्या हो जाएगा, ठीक लग रहा है ना। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा, परिमेय परिमेय के चलो बराबर हो जाएगा। लेकिन एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहां लिखोगे डज नॉट इक्वल टू, नहीं होगा। इसलिए हमारी जो पहले वाली मान्यता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है। चला देखा वो नीबू, बिना लंबी विभाजन किए दिखाइए कि 6/15 शांत है या अशांत। यानी आपको करना क्या है, पहले बात को समझिए। बिना लंबी विभाजन किए, यानी कि आपको भाग देके नहीं चेक करना है, आपको भाग देके नहीं चेक करना है, बिना भाग दिए हुए बताना है कि 6/15। 9th क्लास के सिलेबस में जो पढ़ के आए हो तो वहां पर क्या होता था कि सीधे भाग दे दिए, अगर शेषफल 0 हो गया तो शांत, नहीं कटा पूरी तरह से तो अशांत। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करना है। यहाँ बोला जा रहा है आपसे बिना लंबी विभाजन किए दिखाइए कि 6/15 शांत है कि अशांत है। तो इसमें क्या करोगे आपको बता देते हैं। थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा परीक्षा में, माना कि x बराबर 6/15, थोड़ा स्टाइल से लिखिएगा, अच्छा लगेगा तो नंबर बढ़िया मिलता है, ठीक ना। 6/15 लिख लिए। अब इसमें पहला कदम होता है ना कि आप इसको भाई सहअभाज्य बना लो। सहअभाज्य बनाने का मतलब कि ऊपर में जो अंक है नीचे में जो अंक है उसमें अगर कुछ कॉमन हो रहा है यानी कि कट रहा है तो कटा के छोटा कर लीजिए, इतना छोटा कर लीजिए कि उसका HCF ऊपर वाले का नीचे वाले का यानी अंश का और हर का HCF बिल्कुल एक हो जाए। तो ऐसा काम पहले के स्टेप में करना है, पहला कदम। तो कटा लोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ 6/15 है, कटाओगे तो क्या होगा, 2 5 कितना। तो ये काम आपको पहले करना है, इस बात को समझ लीजिए। अगर कटेगा तो कटा लेना है, ठीक है, बात समझ रहे हो धीरज।
तो अब क्या करना है इसके आगे, आगे क्या है रूल्स समझिए। आपको रूल्स ये समझना है कि अगर कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो और उसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है अगर इस रूप में होता है, किस रूप में, इस रूप में अगर होता है तो ये जो संख्या है शांत हो जाएंगी, और अगर q जो है इसको छोड़ के कोई अंक इसमें शामिल हो जाए तो वो अशांत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? माने इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो और नीचे वाला जो हर है अगर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो जाए, ये ध्यान रखना है कि q जो होना चाहिए केवल 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। इसमें अगर 7 घुस जाएगा, इसमें 3 घुस जाएगा, चाहे अन्य कोई दूसरी संख्या घुस जाएंगी अभाज्य संख्या, तो दिक्कत है भाई, नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि q में केवल 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, यानी इस रूप में होना चाहिए। m के जगह पे, n के जगह पे कोई भी पूर्ण संख्या रख सकते हो, होल नंबर। समझ लो बात? तो इसके लिए आपको क्या करना है दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको क्या करोगे ना कि इसको थोड़ा ऐसे लिख दोगे, इसको ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत। अब आपको अपने स्तर से प्रयास करना है कि इस रूप में हो जाए। किस रूप में? इस रूप में हो जाए। प्रयास करना है कि इस रूप में हो जाए। तो इसके लिए यहाँ 1 के जगह यहाँ पे 2 के पावर 0 नहीं लिख देंगे? लिख देंगे। तो देखिए नीचे वाला जो लिखे हैं वो इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया है? m के या n के जगह यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई पूर्ण संख्या रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 0, 1, 2, 3 इस सब अंक रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर इसमें 3 घुस जाएगा, 7 घुस जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है ना? 1 नंबरिया भी इससे आता है, मॉडल पेपर में भी 1 नंबरिया ऐसा था। अब लिखोगे कैसे इसको? 2 नंबर में आएगा तो यहां लिखोगे कि चूंकि हर मतलब q, p/q लिखोगे तो ये हर हो जाएगा ना। तो हर जो है लिखोगे कि इस रूप में है। किस रूप में है? इस रूप में, इतना के रूप में है, इतना के रूप में है। हर जो है इस रूप में है, ऐसे लिखोगे। अतः 6/15 क्या है? शांत है। ठीक है, यहां काम हमारा हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर मान लीजिए कि ऐसे आ गया 3/8, कहेगा कि शांत है कि नहीं, तो क्या करोगे? 3/2 के पावर 3 ऐसे कर दो, यहाँ 1 घुसा दो, 3 लिख दो, 2 के पावर 3 लिख दो, 5 के पावर 0 लिख दो, ये भी शांत हो गया। अगर ऐसे आ गया 7/19 गुणा 5, तो ये शांत है? नहीं है, अशांत है। क्योंकि इसमें 2, 5 को छोड़ के दूसरा अंक घुस गया। इसमें 2, 5 के छोड़ के दूसरा अंक कितना होगा चाहिए? माने नीचे जौन अंक लिखल बा ओकरा में खाली 2 या 5 रहे के चाहिए। एकरा घर में दोसर ना जाई, दोसर आई तो अशांत। खाली इहे रहियन सब अकेले दोनों भाई तो शांत, ई दोनों रहियन तो शांत कर दिहसन। अब बाकी केहू दोसर घुस जाई बाहरी, 3 घुस दी, 7 घुस दी, 13 घुस जाई, तो उनका धके मार के थप्पड़वास के ओकरा के अशांत बना दी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लड़कों को समझ में नहीं आता है। परीक्षा में आ जाएगा तो कैसे बनाइएगा? देखिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप में होंगी, या इस रूप में होंगी, या इस रूप में होंगी, है ना? आपको यह दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होती हैं इस रूप की ही होती हैं। ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना है। कैसे करिएगा, क्या आइडिया है? देखिए अगर आपको दिखाना हो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में ही होती हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ सबसे पहले इसको देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ भी 6 लिखा हुआ है। अगर फार्मूला की बात करें हम लोग तो ये होता है a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ जो B है ना, ये बताता है कि A यहाँ रहता है और B यहाँ रहता है,
और ये हमारा क्यू क्या है, भागफल है, और आर हमारा शेषफल है। ये बताता है ना। तो क्वेश्चन में आपको देख के सबसे पहले ये पता कर लेना है कि हमको भाग किससे देना है। तो भाग हमें 6 से देना है। अगर हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग देंगे तो इसकी गारंटी है कि वो जो क्वेश्चन है वो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसी रूप का होगा। ठीक है ना, ये समझना है आपको। तो बी यहां पर क्या दिख रहा है बताइए, बी कौन हो सकता है? क्वेश्चन के हिसाब से देख के बताइए। 6 हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें बी किसको चुनना है आप लोग को बताए हैं। बी कैसे चुनोगे, बी बराबर 6 है, ठीक ना। अब जब बी हमारा 6 है तो पता चल गया ना कि इसी से भाग देना है। अब क्या करेंगे, अब ए को बी से अर्थात 6 से भाग देने पर, भाग देंगे। अब भाग देने पर क्या होगा, भागफल कुछ आएगा कि नहीं आएगा, शेषफल कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यदि ए को बी से अर्थात 6 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा भाई, क्यू, और शेषफल आर हो। तो अगर ऐसा है तो यूक्लिड विभाजन से, विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर होगा ना। ए बराबर कितना होगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। जहां 0 से क्या होता है पता है ना, ये होता है ऐसे होता है। यहाँ बी रहेगा, यहाँ बी रहेगा, बैठो। अब इसमें क्या करोगे, बी किसको माने हैं, बी हम किसको माने हैं भाई, 6 को माने हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हम इसको बॉक्स बना के लिख दे रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब ये इस बात को बता रहा है कि या तो शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, इसकी गारंटी है। किसी भी संख्या से जब आप भाग देते हैं तो होता क्या है कि जिस अंक से आप भाग देते हैं ना उससे शेषफल छोटा होता है, ठीक ना। 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे आप भाग देंगे उससे छोटा जरूर होगा। तो आपको समझ में आ गई होंगी ना कि यहाँ हम r जो है क्या क्या रख सकते हैं। तो r के जो संभावित मान है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 से छोटा यही ना नंबर है। तो r के संभावित मान कितना होगा, अब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ रखोगे, इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a का मान कितना कितना आ सकता है। यहाँ अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ हम 0 रख देंगे तो 6q प्लस 0 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 6q हो गया। अगर मान लो हम 1 रखते हैं तो 6q प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो क्या होगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, 4 रखेंगे तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा,
और 5 रखेंगे तो इतना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम r के जो भी ये संभावित मान आ रहे थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इस मान को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो a का मान इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब आपको ये देखना है कि जब इसी रूप का होगा तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा और सम पूर्णांक कौन होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग लग जाएगा। इसमें भी हम 2 का कॉमन लेते हैं तो वो भी निकल सकता है, तो 2 से भाग लगेगा ना जी, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 का मल्टीपल है। यानी कि ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि 6q यहाँ लिखोगे कि चूंकि 6q और 6q प्लस 2 और कौन और 6q प्लस 4 एक क्या है भाई, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। तथा जब ये सम पूर्णांक है तो ये जो बचेंगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक क्या हो जाएंगी, विषम पूर्णांक हो जाएंगी, विषम पूर्णांक होंगी। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिखना होता है, ठीक ना। अब लास्ट लाइन आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि अतः, कहाँ लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, है ना, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ लिख दोगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होंगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत लड़कों को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो एक हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो समझ सकते हैं कि वो संख्या 6 से बड़ी होंगी। तो 6 से बड़ी आपको जितनी भी संख्याएं सोच सकते हो उसको सोच लीजिए, जैसे 7 लीजिए, चाहे 11 लीजिए, और कौन लीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिएगा। तो 6 से आगे क्या होता है, 7 भी होता है, 9 भी होता है, 11 भी होता है। तो आप जितनी संख्याएं सोच सकते हैं उस सारी संख्याओं को लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में है कि 11 चेक करवाएं, तो 11 को क्या करिए, 11 लिख लीजिए और इसको 6 से भाग देके थोड़ा देखिए, 6 कम 5 आ गया। अब इसको थोड़ा ऐसे लिखने का प्रयास करिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। तो 11 क्या है, 11 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अंशी क्या है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबको समझ में आ रही है कि जो हम a बोल रहे हैं ये a का काम कर रहा है, और 6 क्या है, जिस चीज से हम भागा दे रहे हैं वही तो हमारा 6 है। और ये क्या है, भागफल है। भागफल तो भाई अलग अलग नंबर रखेंगे तो बदल भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये q का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, r का काम करेगा। तो हम 11 चेक किए तो 6q प्लस 5 आ गया। इसी प्रकार अगर आप 13 चेक करते हैं, 19 चेक करते हैं, 51 चेक करते हैं, तो इसकी गारंटी है कि वो जो धनात्मक विषम पूर्णांक आप सोच रहे हैं या तो इस रूप में होंगी, नहीं तो इस रूप में हो जाएंगी, और नहीं तो इस रूप में हो जाएंगी, दूसरा कोई रूप होगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। ये इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। समझ में आ रही बात कि अगर आप कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे और 6 से भाग देंगे तो उसका जो फॉर्म होगा इसी रूप में होगा, दूसरा कोई रूप नहीं होगा। अगर मन में इच्छा है तो कोई नंबर बोल के दिखाओ, हम चेक कर देते हैं। बोलो कोई नंबर, कोई नंबर बोलो, चेक कर देते हैं। है किसी को पूछना है कोई और नंबर रख के,
हैं? इसे मान लो 19 चेक करवाना है, मान लो तो 19 में 6 से भाग दो, 6 18, एक सिंपल आ गया। 19 बराबर 6 गुणा 3 प्लस 1, तो 19 ए का काम करेगा। इसके जगह पे हम थोड़ा ए रख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए, और ये भागफल है, ये क्यू का काम करेगा। देखिए उस समय क्या आया था, 6 प्लस 5 आया था, अब हम 19 रख लिए तो 6 प्लस 1 आ गया। कोई और नंबर रखेंगे तो 6 प्लस 3 भी आ सकता है कि नहीं? 21 रखेंगे तो 6 प्लस 3 भी आ जाएगा। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर आप सोचते हैं तो वो जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है 6 से भाग दे दिएगा, तो इसकी गारंटी है कि या तो इस रूप में होंगी, या इस रूप में होंगी, या इस रूप में होंगी। इसकी गारंटी है। कोई नंबर चेक करवाना है चेक करवा सकते हो। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है।